बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। पेपर है सेकंड, नाटक है रक्तध्वज। इसका दूसरा अंक हम पढ़ रहे थे, तो इससे आगे हम देखते हैं। राज दरबार का सीन है। राजमाता बैठी है, राजा बैठे हैं, नाहर सिंह बैठा है जो मंत्री है, और विजय सिंह बैठा है जो मंत्री है लेकिन गद्दार है, अंग्रेजों से मिला हुआ है। आपस में डिस्कशन चल रहा है, वार्तालाप चल रही है कि अंग्रेजों से किस तरह से पार पाई जाए और गोविंद स्वामी का जो प्रभाव है उसको कैसे कम किया जाए। विजय सिंह जो अंग्रेजों से मिल चुका है, देश का गद्दार है, वो राजा को भड़काता है कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, और इस षड्यंत्र में नाहर सिंह भी शामिल है। नाहर सिंह जो मंत्री है वो राजा के सामने अपनी बात रखता है कि गोविंद स्वामी का कोई इरादा नहीं है एक अलग भील राज्य स्थापित करने का, वो हमारा साथी है। वो भीलों को जागरूक जरूर कर रहा है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि राजा के खिलाफ बगावत की जाए, वो अंग्रेजों का विरोधी है। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये पढ़ेंगे हम। नाहर सिंह बोलता है, ऐसा करना जनता के प्रति विश्वासघात होगा। राज्य जनता की धरोहर है, राजा तो उसका संरक्षक है। इस पर राजमाता बोलती है, नाहर सिंह, लगता है कि आप भी गोविंद स्वामी की भाषा बोलने लगे हो। आपके सोचने का तरीका भी वही बनता जा रहा है। हम महारावल हैं, प्रजा हमारे ऊपर निर्भर है, हम प्रजा पर निर्भर नहीं हैं। नाहर सिंह जो मंत्री है, जो सच बोलता है, जो अंग्रेजों की गुलामी नहीं करता, जो राजा की गुलामी भी नहीं करता, जो सही सलाह देता है, बोलता है, श्रद्धेय राजमाता, युग करवट ले रहा है, जमाना बदल रहा है। जो जीना चाहता है उसे युग के साथ चलना ही होगा, जो जीना चाहता है उसे समय के साथ चलना ही होगा, अन्यथा अन्यथा राजमाता, सत्य कड़वा होता है, कटु होता है। परंतु क्या करूं, मैं एक साथ दो चेहरे नहीं लगा सकता। शायद आपको मेरा कहना इस वक्त अच्छा नहीं लगे, लेकिन बाद में मेरा कहा बहुत याद आएगा। अब ये जो जयसिंह है, जो अंग्रेजों का पिट्ठू है, गद्दार है, इस पॉइंट को पकड़ लेता है और पकड़ के बोलता है, आप राजमाता को धमकी दे रहे हैं मान्य श्री नाहर सिंह, आप राजमाता को धमकी दे रहे हैं, यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। यह राज दरबार है, सामने महारावल और राजमाता बैठी हुई है, उनके सामने आपकी ये जरूरत। नाहर सिंह जवाब देता है, श्रीमान जयसिंह, बात को गलत ढंग से मत मोड़ो, इस वक्त राजघराने का संकट है। इस बात पर हंसने लगता है जयसिंह, रसकर कहता है, यह कहकर राजघराने को डराना चाहते हो ताकि अपना प्रभुत्व बना रहे। आप अपना मन चीता करते रहो, हम देखते हैं हमें क्या करना है। भूरिया जो देशभक्त है, जो नाहर सिंह के साथ है, वो अपनी बात कहता है, राजमाता की आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। राजमाता बैठने का रुख बदलकर, यानी बैठने का अंदाज बदलकर कहती है, आज्ञा है, बोलो। भूरिया, क्षमा करें श्रीमान जयसिंह, आप जो चित्र खींचने का प्रयास कर रहे हैं वह मनगढ़ंत है, उसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। फिरंगी हमारे राज पर घात लगाए बैठे हैं, उनको बहाना चाहिए। यूं भी वे राज कार्य में खुलकर हस्तक्षेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं खुलकर, वे निरंकुश होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि हम में से कुछ नमक हलाली का दावा करने वाले नमक हराम हो गए हैं, उनके मुंह खून लग गया है। कुछ देर रुक कर चारों ओर देखते हुए, उनके मुंह खून लग गया है। कौन है ये, किसकी बात कर रहा है ये बात हो रही है जयसिंह की, कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, नमक हराम है, वो नमक हलाल नहीं है, वो उनके मुंह खून लग गया है, पैसा ले लिया है, गद्दार हैं वो देश के। इस नाजुक वक्त में यदि हमने भीलों को रुष्ट कर दिया तो हमारी स्थिति और नाजुक हो जाएगी। फिरंगी इसका लाभ उठाना चाहेंगे, वे चूकेंगे नहीं। देखो, अगर हमने भीलों को नाराज कर दिया तो हमारी दशा खराब हो जाएगी, और अंग्रेज इसका लाभ उठाएंगे और वो लाभ उठाने से चूकेंगे नहीं। दौलत सिंह, क्षमा करे बुजुर्ग श्रीमंत भूरिया, मुझे टोकना पड़ रहा है, आप पर गोविंद स्वामी का जादू चढ़ गया है। ये आप नहीं, आप में गोविंद स्वामी बोल रहा है। ये दौलत सिंह भी अंग्रेजों से मिल गया है।
और ये विजय सिंह भी अंग्रेजों से मिल गया है। देशद्रोही हैं ये लोग। भूरिया बोलता है, यह एकदम असत्य बात है कि मैं गोविंद स्वामी से मिल गया हूँ, उनकी भाषा बोल रहा हूँ। तो इस पर दौलत सिंह बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो ये बताइए कि आपकी हवेली में गोविंद स्वामी के भजन गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते हैं? बताओ कि तुम्हारी हवेली में गोविंद स्वामी के भजन गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते हैं? तो भूरिया चकरा कर बोलता है, तो बात यह है कि अब दौलत सिंह को मौका मिल जाता है तो बोलता है, तेज स्वर में बोलता है, घबराओ नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दो, या कुछ शब्दों में, कहानी मत बनाओ। भूरिया शांत चित्त होकर बोलता है, ठीक है गाए जाते हैं, ठीक है। आपके यहाँ गोविंद स्वामी का आना जाना होता है कि नहीं? है, आज से नहीं बहुत पहले से आना जाना है। आप गलती स्थान पर गोविंद स्वामी से मिलने गए थे या नहीं? गलती एक जगह का नाम है जो डूंगरपुर रियासत में है। भूरिया सख्त स्वर में, हाँ गया था। क्या आप भगत पंथ के बारे में कुछ बता सकते हैं? भगत पंथ किसका है? भगत पंथ गोविंद स्वामी का है। क्या आप भगत पंथ के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये भगत पंथ एक गोविंद स्वामी का पंथ है, गोविंद जी का पंथ है, संप्रदाय है भगत पंथ। तो ये पूछता है कि क्या आप भगत पंथ में गए थे कि नहीं गए थे? आप देखो, यह गोविंद स्वामी गोविंद गुरु के पंथ का नाम है। यहाँ पे गोविंद गुरु नहीं गोविंद स्वामी आना चाहिए था। गोविंद गुरु तो सिखों के गुरु हैं। यह एक आध्यात्मिक पंथ है। क्या आपकी दृष्टि में इसे राजधर्म घोषित कर दिया जाना चाहिए? शांत बना रहा, उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जवाब दीजिए भूरिया जी। दौलत सिंह बोलता है, छोड़ो भी, वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो उनकी मर्जी। फिर हंसकर बोलते हैं, अच्छा ये बताइए कि आपके साथ तब माननीय नाहर सिंह भी थे या नहीं थे? भूरिया चारों ओर देखकर, परंतु उसकी वजह थी। वजह? राजमाता या महारावल जानना चाहे तो उन्हें बताएं। मुझे वजह नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, और वह भी हाँ या ना में। मुझे नहीं लगता कि आप जैसे कर्मठ योद्धा और नेक इंसान की स्मृति इतनी कमजोर हो सकती है कि मुझे एक बात जानने के लिए कई बातें याद दिलानी पड़े। फिर भी मैं इन बातों को यथा समय याद दिलाता रहूंगा। तो हाँ कृपया उत्तर देकर कृतार्थ कीजिए। हाँ, ये हाँ कर लेता है भूरिया। हाँ, मेरे साथ श्री नाहर सिंह थे। तो क्या उस दिन उन्होंने भी भगत पंथ को स्वीकार किया था? याद करते हुए कोशिश करता है, और ठीक से कह नहीं सकता कि उन्होंने भगत पंथ को स्वीकार किया था या नहीं किया था। फिर मुस्कुराने लगता है दौलत सिंह। मुस्कुराते हुए बोलता है, माननीय भूरिया जी, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंथ में दीक्षा लेते वक्त कंठ में क्या पहनना जरूरी होता है? भूरिया बोलता है, कंठी, वह भी रुद्राक्ष की कंठी, वह भी रुद्राक्ष की कंठी है ना? भूरिया बोलता है, जी हाँ। तो अब दौलत सिंह को मौका मिल गया। दोनों में वार्तालाप हो रही है। ये इनको फंसाने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और राजमाता के सामने सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ नाहर सिंह और भूरिया गोविंद स्वामी से मिल चुके हैं, राजद्रोह कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि खुद अंग्रेजों से मिला हुआ है, लेकिन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। दौलत सिंह, माननीय नाहर सिंह जी, क्या आप कृपया अपने गले में पड़े रुद्राक्ष की माला का रहस्य बताने का कष्ट करेंगे? नाहर सिंह शांत स्वर में कहता है, दृढ़ता के साथ कहता है, भगत पंथ नहीं है। भीलों को एकजुट करना, उन्हें आज़ादी का पाठ पढ़ाना, लगान देने से रोकना आदि आदि भगत पंथ के आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, और मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। खैर, यह तो आप मानते ही हैं कि कंठी आपके गले में भी शोभायमान है ना? नाहर सिंह क्रोध से, है। अब भूरिया बोलता है, राजमाता, इन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इनसे संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएं और राजघराने को महासंकट में डाल सकें। दौलत सिंह,
मैं राजमाता की अनुमति से ही प्रश्न कर रहा हूँ। यदि राजमाता षड्यंत्र की तह में नहीं उतरना चाहे तो मैं प्रश्न बंद कर सकता हूँ, जैसे राजमाता की आज्ञा। अब राजमाता को क्या चाहिए? चापलूस चाहिए लोग। चापलूस लोग ही तो होते हैं जो सत्ता के पास रहते हैं। राजमाता ऑर्डर देती है, दौलत सिंह तुम्हें प्रश्न करने की आज्ञा है, करो, सवाल करो इनसे। धन्यवाद राजमाता। व्यंग्य से भूरिया और नाहर सिंह की ओर देखते हुए, हाँ तो श्रीमान नाहर सिंह, आप ये बताने का कष्ट करें कि क्या आपकी हवेली में धूनी जलाई जाती है? धूनी यानी जब बड़े सिद्ध संत महात्मा ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, सत्संगत करते हैं, तो आग जलाते हैं, छोटा सा यज्ञ वेदिका बनाते हैं, छोटी सी यज्ञ वेदिका में आग डालते हैं, हवन करते हैं, उसी को धूनी कहते हैं। जो बाबा जी, जो सिद्ध, जो साधु लोग जो आग जलाकर और उसके अपना अपना यज्ञ करते हैं या उस पर तप करते हैं, यज्ञ छोड़ो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, खुद को आग के सामने बैठकर ध्यान लगाते हैं, उसको धूनी बोलते हैं। तो क्या आपके हवेली में धूनी जलाई जाती है? नाहर सिंह सख्ती से बोलता, हाँ। कब से? 4-5 माह से जलाई जाती है, बीच में ही। भूरिया, मेरे यहाँ भी जलाई जाती है। आपके यहाँ हवन भी होता है? भूरिया बोलता है, वह भी 4-5 माह से शुरू हुआ है। संप सभा के अनुयायी ऐसा करते हैं। संप सभा, ध्यान रखना, ये संप सभा गोविंद स्वामी के द्वारा स्थापित की गई थी। असल में संप का अर्थ होता है सत्य। संप का अर्थ होता है सत्य। तो ये संप सभा गोविंद स्वामी के यहाँ पे, ये देखो, संप यानी सत्य, तो ये सत्य सभा है जिसपे गोविंद स्वामी के अनुयायी मिलते हैं और अपने वचन, अपने वादे निभाते हैं, एकजुट होते हैं, आज़ादी का पाठ सीखते हैं, चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना आदि बातों का ध्यान रखते हैं। यही है संप सभा, जो गोविंद स्वामी के द्वारा बीलों के मध्य जागृति लाने के लिए स्थापित की गई थी। एग्जाम में सवाल भी आता है, संप सभा की स्थापना किसने की थी, कब की थी? 1883 में ये संप सभा की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना। हाँ, संप सभा जीने का अर्थ समझाती है, यही ना अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध जीने का अर्थ बताती है। अन्याय और अत्याचार का विरोध करने की बात कहती है। क्या हम लोग अन्याय और अत्याचार करने के पक्षधर हैं? क्या हुकूमत अन्याय और अत्याचार पर आधारित है? आखिर श्रीमान दौलत सिंह, आपके इन प्रश्नों पर प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है? यही ना कि हम गोविंद स्वामी के जीवन मूल्यों को मानते हैं। आपके दृष्टि में गोविंद स्वामी राजद्रोही हैं और हम उनके साथी हैं। आप चाहते हैं कि राजमाता हमें दरबार में ही बंदी बनवाकर काल कोठरी में डलवा दे, ताकि आप लोग फिरंगियों के हाथों, अंग्रेजों के हाथों डूंगरपुर राज्य को बिकवा दें, उसकी आज़ादी का अपहरण करवा दें, और देखते ही देखते सब कुछ काल कवलित हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, काल कलवित हो जाए यानी नष्ट हो जाए। तो मैं राजमाता से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें हमारी वफादारी पर तनिक भी संदेह हो तो इस कड़े से कड़े, हमें कड़े से कड़ा दंड दें और इस तरह राजभक्ति का उपहास न बनने दें। अब मुझे कुछ नहीं कहना, मैं चाहूँगा महारावल या राजमाता सजा सुना दें। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजमाता सोचते हुए, भूरिया जी, आपको राज दरबार की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। शायद आपने ही सुझाया था कि मर्यादा का अतिक्रमण अत्याचार है। हमें दुख है कि आज का वातावरण अकारण आक्रोशित बन गया। खैर, हम इस समय किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। फिर भी आप लोग परस्पर सौहार्द रखें, इससे राज्य को लाभ होगा, प्रजा पर भी उसका अच्छा असर होगा। अब सभा समाप्त की जाती है। महारावल और राजमाता एक साथ उठते हैं और सभी दरबारी चले जाते हैं और पटाक्षेप होता है। पटाक्षेप यानी पट यानी पर्दा, और आक्षेप यानी गिरना। पटाक्षेप यानी पर्दा गिरना, तो ये पर्दा गिर जाता है, पटाक्षेप हो जाता है। ये दूसरा अंक खत्म हो गया। अब पर्दा गिर गया तो ये लोग पीछे से सामान उठाएंगे, दूसरा सामान लगाएंगे, दूसरा सीन लगाएंगे। ऐसा नाटक खेलने के टाइम पे होता है। फिर ये पर्दा ऊपर होगा, फिर नया सीन शुरू होगा। तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नया सीन देखते हैं तीसरा अंक में क्या होता है।